Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर. सीरीज़ ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ एविडेंस, कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984. हमारा टॉपिक, हमारा क्वेश्चन इम्पीचमेंट द क्रेडिट ऑफ विटनेस, क्वेश्चन नंबर 11 QSO या लॉ ऑफ एविडेंस या कानून शहादत 1984 का. इससे पहले हमारे ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत 1984, द मोस्ट इनफैक्ट मदर ऑफ लॉ, इसको हम लॉ की माँ भी कह सकते हैं. कहा जाता है कि जो कानून शहादत है, जो लॉ ऑफ एविडेंस है, ये तमाम कानून की माँ है. सभी कानून इसी के ऊपर बेस करते हैं, सभी कानून इसी के ऊपर चलते हैं और इसी से डील करते हैं, इसी से डीलिंग करते हैं. यही हमारा टॉपिक है, इम्पीचमेंट क्रेडिट ऑफ विटनेस. इम्पीचमेंट द क्रेडिट ऑफ विटनेस का क्या मतलब है? क्या किसी विटनेस की, किसी गवाह की तौहीन करना, किसी गवाह को बुरा भला बोलना, उसकी रेप्यूट को ख़राब करना, उसकी रेपुटेशन के अंदर खलल डालना, या इम्पीचमेंट का कोई और मतलब है? बेसिकली हमारी अदालतों में जनरली जो वकला साहिबान, रिस्पेक्टेबल वकला साहिबान जो काम करते हैं, वो गवाह की वर्थ को जांचने के लिए उसके करैक्टर के ऊपर चला जाता है, जिसके ऊपर तो अब लेटेस्ट जजमेंट भी आ चुकी हैं कि किसी भी गवाह के करैक्टर को जज नहीं किया जा सकता, उसको इमोरल नहीं किया जा सकता, उसके करैक्टर को इमोरल जाहिर नहीं करवाया जा सकता. तो फिर इसका इम्पीचमेंट क्या है? इम्पीचमेंट कैसे? बेसिकली इम्पीचमेंट किसी भी शख्स को डिग्रेड करना, डिवैल्यू करना, उसको डिसग्रेस करना, उसकी वर्थ को, उसकी वैलिडिटी को ख़राब करना, उसकी रेप्यूट को ख़राब करना नहीं है. इम्पीचमेंट द क्रेडिट ऑफ विटनेस का मतलब है किसी भी गवाह की एथेंटिसिटी को चेक एंड बैलेंस करना कि आया वो कितना सच्चा है और कितना झूठा है. वो जो गवाही दे रहा है वो किस हद तक रेलिवेंट ऑफ फैक्ट है और किस हद तक इररेलिवेंट है. वो जो गवाही दे रहा है वो कितनी एडमिजिबल बिफोर द कोर्ट है, कितनी एडमिजिबल बिफोर द कोर्ट नहीं है, उसको कोर्ट के अंदर सबमिट नहीं किया जा सकता. बेसिकली एक वकील का काम, चूँकि एक वकील लॉ नोइंग पर्सन होता है, कानून को जानता है, उसके तमाम पहलुओं से वाकिफ़ होता है, तो एक वकील का काम है कि अगर कोई इलीगैलिटीज़ आ रही हैं, कोई इलीगैलिटीज़ उस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, या कोई शख्स इलीगैलिटीज़ का सहारा ले रहा है, तो उन इलीगैलिटीज़ को पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करना कि यहाँ पर ये कौंसल गलत है या गैर कानूनी तौर के ऊपर प्रोसीड कर रही है, तो लिहाजा यहाँ पर इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, रिस्ट्रेन किया जाए, रोका जाए, पाबंदी लगाई जाए और जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनको आगे सामने रखा जाए. तो ये एक वकील का काम है, ना कि किसी गवाह के करैक्टर को उछालना, उसके करैक्टर को ज़्यादा कोप करना, उसके ऊपर तोहमतें लगाना, इल्ज़ाम लगाना, उसको बद माशरे का कोई भी एक ऐसा फ़र्द ज़ाहिर करना कि ये तो जिस माशरे में रहता है वो माशरा ही झूठा है, या ये तो शख्स ही जो माशरे में रहता है झूठा है, इससे तो आज तक कभी तो उसके माजी को नहीं पकड़ना, सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को उस केस की हद तक, और उस केस की हद तक भी ये कि जो उसने बात की है, एक गवाह ने जो बात की है मदई की फेवर में, कंप्लेनेंट की फेवर में, या जिसके साथ ज्यादती हुई है उसकी फेवर में, और मुल्ज़म के अगेंस्ट, तो मुल्ज़म के वकील का काम है कि उस शख्स की उस बात की हद तक उसकी रिलायबिलिटी को जज करना कि आया ये किस हद तक इस बात को लेकर, जो इसने गवाही दी है, इस गवाही को लेकर ये कितना सच्चा है और कितना झूठा है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको बताता चलूँगा, अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नोट्स अवेलेबल नहीं है तो मार्केट से ले लें. ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लॉ को समझने की, पढ़ने की, जुडिशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और LLB के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सेकंड चीज़ मैं बताता चलूँ कि मेरे सभी लेक्चर्स अब पेड हैं, सभी मेरे नोट्स पेड हैं. उनकी प्राइस जो है, उनकी कीमत वो कुछ यूँ है कि आपने कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं. सेकंड स्टेप ऑफ माई फ़ी, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है. थर्ड स्टेप ऑफ माई फ़ी कि मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनका साया मेरे सर पर सलामत रखे. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा, इम्पीचमेंट द क्रेडिट ऑफ विटनेस. इम्पीचमेंट आपको समझ आ चुकी होगी कि किसी शख्स को जलील नहीं करना, उसको मतलब कि उसको ऐसे अपने ज़दोकोब नहीं करना, उसकी रिस्पेक्ट को, उसकी इज्जत को, कि वो माशरे में किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे. इम्पीचमेंट जस्ट सिर्फ इतनी और इस हद तक कि जो गवाही एक गवाह किसी फैक्ट से रिलेटेड दे रहा है, किसी शख्स की फेवर में दे रहा है, उस गवाही की उस रेशियो को, उसकी जो चेन है, उस चेन की वर्थ को जानना. फॉर एग्जाम्पल, एक गवाह एक शख्स की फेवर में कोर्ट में आता है, कंप्लेनेंट की फेवर में, और आकर कहता है कि जी इस शख्स के भाई को फलां मुल्ज़म ने
रात को 10 बजे फलां जगह पर फलां गन से मारा। अब जो मुलजम का वकील है वो उससे पूछेगा कि उस रात को दिन क्या था, डेट क्या थी और टाइम क्या था और गन कौन सी थी और आपने वो गन कितनी दूर से देखी और उस वक्त आप वहां पर क्या कर रहे थे, आप क्या करने गए इतनी रात को उस शख्स के पास जहां पर ये मर्डर होने वाला था। तो इन तमाम सवालों के वो जवाब उसे पूछेगा और अगर वो जवाब देने में सेटिस्फाइड रहा वकील को भी और जज को भी, तो उस गवाह की गवाही के ऊपर रिलाई किया जा सकता है, जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन हम कहते हैं, जो कि मैं पहले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं कि क्रॉस एग्जामिनेशन कैसी होती है और कैसे की जाती है, उसकी वर्थ और वैलिडिटी कितनी है। तो बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर किसी भी गवाह के क्रेडिट को, विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच किया जाता है। अगर उसके ऊपर शक है, शुबा है, तो इस तरह की क्वेश्चनिंग उसे की जाती है जिससे एक्चुअल और रियलिस्टिक जो फैक्ट है वो उभर कर सामने आता है। तो ये बेसिक मकसद है इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस का, ना कि ये कि किसी शख्स को जलील करना, कोर्ट में उसकी तजलील करना। अगर कोई औरत है तो उसको तोयफा और बुरे बुरे अलकाबात देना, अगर कोई मर्द है तो उसको चोर, डाकू, लुटेरा कहना। तो जैसे सिर्फ गवाह को गवाही की हद तक जज करना है, उसका करैक्टर क्या है क्या नहीं है इसके ऊपर आपने नहीं जाना, उसको करैक्टरलेस साबित नहीं करना, क्योंकि वहां पर आपने जो चीज साबित करनी है वो ये कि उस गवाह की गवाही कितनी रिलायबल है। आपने ये साबित नहीं करना कि वो गवाह अपने माजी में कितना रिलायबल था या माजी में कितना बेहतर और कितना परफेक्ट रहा। तो आपने एक चीज को उसको बखूबी समझना है कि जो जिस फैक्ट के ऊपर आप बात कर रहे हो, आपको उस फैक्ट का जो उसकी मेजरमेंट आपके पास होनी चाहिए कि ये कितना ब्रॉडली है, मैंने किस हद तक इस फैक्ट से बाहर जाना है और कितना इसके अंदर रहना है। किसी भी चीज को आप हदूद से तजावुज करके जब जाएंगे तो जज भी आपके अगेंस्ट हो जाएगा और कोर्ट भी आपके अगेंस्ट ही फैसला सुनाएगी वो। तो इसलिए आपने किसी शख्स के माजी किरदार के ऊपर नहीं जाना, सिर्फ उस गवाह की गवाही को जज करने के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, वो प्रोसीजर जो क्वेश्चनिंग का होता है क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर, वो कहलाता है इम्पीचमेंट द क्रेडिट ऑफ विटनेस। यानी कि उस विटनेस की वर्थ को, उसके क्रेडिट को जांचना, अगर उसके ऊपर शक शुबा है तो क्वेश्चन के जरिए, सवाल और जवाबात के जरिए उससे सच को उगलवाना। ये भी एक टेक्निक है, इसके ऊपर मैं फर्दर एक लेक्चर बनाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, किस नौइयत का क्वेश्चन हो, कितना वो ब्रॉडली हो, कितना वो एक्सट्रीमली हो। तो इन चीज़ों के ऊपर भी मैं एक कंप्रीहेंसिव लेक्चर बनाऊंगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रीफेस मैंने आपको बता दिया। रिलाय आर्टिकल आर्टिकल 151 एंड 66 ऑफ कानून शहादत 1984। लेक्सिकल मीनिंग ऑफ इम्पीचमेंट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, टू काज अ डाउट ऑन अदर। इसकी जो लेक्सिकल मीनिंग है इम्पीचमेंट के, वो ये है कि किसी दूसरे पर शक की वजह बनना, खड़े होना, शक खड़े होना। मतलब कि इम्पीच एक डिफेंस काउंसिल है, कंप्लेनेंट की तरफ से, मदई की तरफ से एक गवाह पेश किया जाता है मुलजम के अगेंस्ट, तो जाहिर बात जो उसका डिफेंस काउंसिल होगा वो ये काज खड़ी करेगा, ये डाउट खड़ा करेगा कि ये जो वकील है, ये जो गवाह है ये रिलायबल नहीं है इस केस के लिए, या जो इसकी गवाही है वो रिलायबल नहीं है। यानी कि इसने उस फैक्ट को प्रिसीव ही नहीं किया अपने, क्योंकि फैक्ट को प्रिसीव करने के लिए, जैसे कि मैंने अपने इनिशियल लेक्चर्स के अंदर बताया लॉ ऑफ एविडेंस के, कि किसी भी फैक्ट को प्रिसीव करने के लिए 5 सेंसेस का होना जरूरी है। वो एट अ टाइम आपकी 5 सेंसेस में से अगर किसी एक सेंस से भी वो प्रिसीव किया जाता है तो वो एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट होगा। जनरली वकील कहते हैं कि 5 सेंस से प्रिसीव, तो ये बात नहीं है। 5 सेंस से प्रिसीव करने का, महसूस करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी एक सेंस से, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स कानों से सुन भी नहीं सकता, उसकी चखने की, सूंघने की हिस्स भी नहीं है, महसूस करने की भी नहीं, सिर्फ देखने की हिस्स है, देख सकता है, तो जो चीज़ों से देखी है उसकी हद तक उसकी गवाही को एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट किया जाएगा। तो कोई भी शख्स अपनी 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से भी कुछ देखता है, सुनता है, चखता है, महसूस करता है या सूंघता है, उसकी उस फैक्ट की हद तक गवाही को एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट रिलाई किया जाएगा, कोर्ट उसके ऊपर रिलाई करेगी, उसको एडमिसिबल करेगी। तो लेक्सिकल मीनिंग इम्पीचमेंट बता दिया। टू फोल्ड ऑब्जेक्ट, इसके बेसिक जो 2 ऑब्जेक्ट हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट नेगेटिव क्या है? टू मिनिमाइज द चांस ऑफ एरर, जो एरर, गलती का चांस है उसको कम से कम किया जाए। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर इम्पीच करके विटनेस को, उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी वर्थ को, जो एरर है उसको कम से कम लिया जाए, यानी कि इंसाफ के तकाजे बेहतर तरीके से पूरे हो सके। पॉजिटिव इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि टू सिक्योर मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एविडेंस, जो एक्यूरेसी ऑफ एविडेंस है उसको मैक्सिमम हद तक सिक्योर किया जाए, यानी कि मैक्सिमम हद तक ये चीज़ साबित की जाए कि ये जो एविडेंस है ये परफेक्ट है, बेहतर है इस कोर्ट के लिए, इस केस के लिए या इस फैक्ट के लिए। स्कोप, इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस का स्कोप क्या है? स्कोप इसका दोनों फील्ड में है, सिविल फील्ड में भी है और क्रिमिनल फील्ड के अंदर भी है। चांस ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ एविडेंस, चांस क्या है इम्प्योरिटी ऑफ एविडेंस का? क्यों इम्पीच किया जाता है? अगर एक गवाह ने गवाही दी तो क्यों उसी के हद तक रिलाई नहीं किया जाता, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों करवाया जाता है? फर्स्ट, डिफेक्ट ऑफ 5 सेंस ऑफ प्रिसीविंग फैक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि हो सकता है कि उस विटनेस ने अपनी जो 5 सेंसेस जो चीज़ देखी है वो वैसी ना हो, डिफेक्ट हो, गैर मौसर हो, गैर म्यारी हो। तो इस चीज़ को जज करने के लिए आया जो उसने अपनी 5 सेंसेस से जो गवाही जिस बारे में दे रहा है, जो चीज़ उसने देखा है, जो वकूआ वारदात देखी है वो वैसी ही है, या कुछ वो अपनी तरफ से शामिल कर रहा है, या उसको किसी ने कुछ बताया है। तो यानी कि जो भी बताया या शामिल कर रहा है ये 5 सेंसेस के अंदर शामिल नहीं होता। विटनेस बीइंग इग्नोरेंट ऑफ फैक्ट, क्या विटनेस किसी फैक्ट को इग्नोर तो नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल देखा उसने कुछ लेकिन हुआ कुछ और, तो वो इन दोनों के अंदर मुआवजना ना कर सका। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, अक्सर चीज़ें फिल्मों में भी आती हैं, रियल लाइफ में भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं कि ऐसे एक शख्स ने पिस्टल किया हुआ है लेकिन फायर किसी और ने स्नाइपर से पीछे से किसने मार दिया, या पीछे से किसी रश के अंदर किसी पिस्टल वाले ने फायर मार दिया। अब देखने वाले ने तो यही देखा कि जी इसी मुलजम ने पिस्टल किया हुआ था इस मदई के सामने। अब उसने वो चीज़ इग्नोर कर दी उसकी, या उसको उसने अनजाने में उससे इग्नोर हो गया, बाई मिस्टेक वो उसको नहीं देख पाया जो पीछे से फायर हुआ। तो हुआ कुछ और, देखा कुछ और, गोली मारने वाला कोई और है लेकिन देखा किसी और को जा रहा है, पिस्तौल किसी और के हाथ में वो गवाह देखता है। तो इस चीज़ को रियलाइज करना, इस चीज़ को एक्यूरेट करना कि वाकई ही जो हुआ है और जो देखा गया वो एक ही चीज़ है, उसके अंदर डिफरेंस नहीं है, उसके अंदर चेंजिंग इसके अंदर मौजूद नहीं है। विटनेस बीइंग ए बेस्ड इंटरेस्टेड हॉस्टाइल, क्या विटनेस इंटरेस्टेड तो नहीं। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि जो विटनेस होगा उसका केस के अंदर इंटरेस्टेड होना केस को कमज़ोर कर देता है मदई की तरफ से। अगर एक शख्स का फ़ायदा है लेकिन जहाँ पर गवाही नहीं है तो वहाँ पर इंटरेस्टेड विटनेस आ सकता है, बट उसके साथ पुअर विटनेस होगा तो उसके साथ और जो अदर एविडेंस है, लीडिंग एविडेंस है, उनके थ्रू उसको प्रूफ भी किया जाएगा और साथ में सपोर्ट फराहम की जाएगी। फ्रांसिक एविडेंस होगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एटसेट्रा, डिफरेंट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगी हालात और वाक़यात की। तो इन डिफरेंट एविडेंस की एक चेन बनाकर उसको फिर साबित किया जाता है। डिफेक्टिव सोर्स ऑफ नॉलेज, क्या उसका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो इतना नालायक तो नहीं, इतना नाहल तो नहीं, इतना नाकारा उसका नॉलेज तो नहीं जो उसने हासिल किया। एक्सपर्ट बीइंग नॉट एक्सपर्ट, एक्सपर्ट बीइंग मतलब कि वो माहिर तो है, सेंसेबल तो है, बट उस गवाही की हद तक वो एक्सपर्ट नहीं है, उस गवाही को समझने की हद तक, उस फैक्ट को समझने की हद तक वो शख्स एक्सपर्ट नहीं है। इम्पीचमेंट, द क्रेडिट ऑफ विटनेस के ऊपर जो मैक्सिमम अप्लाई होता है, जो मैक्सिमम रिलाई, जिस मैक्सिमम के ऊपर रिलाई किया जाता है वो कुछ यूँ है कि फेलोस इन यूनो, फेलोस इन ओमिनिबस, फेलोस फॉल्स इन वन थिंग, फॉल्स इज एवरीथिंग, या फॉल्स इन एवरीथिंग। किसी एक चीज़ का झूठे होना ये जाहिर करता है कि वो तमाम चीज़ ही झूठी है। फॉर एग्जाम्पल चाहे दो चीज़ें सच हैं, दो फैक्ट सच हैं, दो गवाह सच हैं, तीसरा जो उसके अंदर लीडिंग फैक्ट है वो झूठ के ऊपर बेस कर रहा है, वो झूठ के ऊपर मबनी है। तो एक मैक्सियम है लातीनी, एक कहावत है, मुहावरा है, किसी एक चीज़ का झूठ हो जाना बाकी तमाम सच्ची चीज़ों को भी शक और शुबह में डाल दिया जाता है या डाल देता है। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि ऐसा अथेंटिक और ऐसा प्योरली विटनेस लाया जाए जिसके ऊपर मैक्सिमम रिलाय किया जाए फॉर दी एक्यूरेंसी ऑफ एविडेंस की हद तक। मूड्स ऑफ ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट के ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? और सॉरी, सबसे पहले हु कैन इम्पीच, कौन इम्पीच कर सकता है? एडवर्स पार्टी भी और सेम पार्टी भी, जो पार्टी लेकर आती है वो भी इम्पीच कर सकती है इन केस ऑफ हॉस्टाइल ऑफ विटनेस। अगर विटनेस बहक जाए या किसी और के बहकावे में आ जाए या मुखालिफ पार्टी की फेवर में चला जाए। मूड्स एंड ग्राउंड्स ऑफ इम्पीचमेंट, ग्राउंड्स कौन कौन से, किन किन ग्राउंड्स के ऊपर किसी को इम्पीच किया जा सकता है? सबसे पहला ग्राउंड है जर्नल मूड्स और स्पेशल मूड्स। जर्नल मूड्स के अंदर आते हैं इंडिपेंडेंट टेस्टिमनी, प्रूफ ऑफ करप्शन, सेकंड थर्ड है प्रूफ ऑफ इनकंसिस्टेंसी, ये है जर्नल मूड में। स्पेशल मूड में कौन सा आता है? स्पेशल मूड्स के अंदर आता है इमोरल कैरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूटरेक्स, जो फीमेल प्रोसिक्यूटरेक्स होती हैं या जो प्रोसिक्यूटरेक्स होते हैं। जर्नल मूड के अंदर इंडिपेंडेंट टेस्टिमनी, प्रूफ ऑफ करप्शन एंड प्रूफ ऑफ इनकंसिस्टेंसी। रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस, सबसे पहले प्रूफ ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन वन ऑन स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, इंडिपेंडेंट टेस्टिमनी। इंडिपेंडेंट टेस्टिमनी कैसे कि एक शख्स खुद से ही गवाही देता है और वो खुद से ही गवाही देते हुए भी अपनी सेटिस्फाइड नहीं है, अपनी गवाही से सेटिस्फाइड नहीं है, या मैंने एक केस की हद तक गवाही तो दी लेकिन दूसरा मेरे ही केस में, मेरे ही फेवर में जो गवाह मेरे साथ पेश हुआ उसकी गवाही से मेरी गवाही रद्द हो जाती है। मैं जो टाइम बता रहा हूँ 8 बजे का, लेकिन दूसरा गवाह एक एथेंटिक सोर्स से जो टाइम बता रहा है वो 10 बजे का, तो लिहाजा जो मेरी गवाही है वो इंडिपेंडेंट टेस्टिमनी से ही रद्द हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसकी कोई वैलिडिटी ही नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने गवाही दी कि जी फलां वाकया, फलां वारदात जो है वो रात को 8 बजे सरजद हुआ, लेकिन मजीद मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। दूसरा गवाह अगर कहता है कि नहीं ये रात को 10 बजे या 9 बजे सरजद हुआ, ये एविडेंस है, मैंने फलां सीसीटीवी कैमराज की फुटेज ली है, उसके अंदर भी ये जो वाकया है वो 9 बजे की डेट टाइम आ रहा है, फलां डेट आ रही है, तो इस तरह से उसके पास एक एथेंटिक प्रूफ है, सोर्स है, जिस सोर्स की वजह से मेरी गवाही खुद मुख्तियार तरीके से खुद ब खुद जो है
मेरे लीडिंग जो मेरा फैक्ट है, मेरा जो जो मेरा विटनेस है, उसकी गवाही से मेरी गवाही खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिफेक्टिव हो जाएगी। इंपीचमेंट प्रूफ ऑफ करप्शन, करप्शन से इंपीच किया जा सकता है कि अगर एक गवाह ने पैसे लिए हैं या इंटरेस्टेड बेस के ऊपर है या किसी एक पार्टी से पैसा लेकर दूसरी पार्टी को फंसा रहा है, तो इस चीज के ऊपर भी इंपीच किया जा सकता है। प्रूफ ऑफ इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी क्या है? एक तसलसल, यानी कि आज एक गवाह कोई और बात कर रहा है, कल को कोई और बात करे, परसों को कोई और बात करे, या पहले उसने 2 गवाहियों में कोई और बात की है, पुलिस रिपोर्ट में उसने कुछ और लिखवाया, अदालत में कुछ और बोल रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर वो कुछ और बोल रहा है, तो उसकी अपनी गवाही के अंदर ही तजाद है, एक तसलसल नहीं है। जो बात उसने पहले दिन की वो उसके ऊपर कायम नहीं, पहले दिन कोई और बात की, दूसरे दिन कोई और बात की, तीसरे दिन कोई और बात, यानी कि उसकी अपनी स्टेटमेंट के अंदर एक तसलसल नहीं है, जिसकी वजह से उसकी तमाम स्टेटमेंट ही शक में चली जाएगी और वो प्रूफ ऑफ इनकंसिस्टेंसी के तहत इंपीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस के बारे में उसके ऊपर सवाल उठेगा कि ये विटनेस रिलायबल नहीं है, इसकी वर्थ इतनी बेहतर नहीं कि इसके ऊपर रिलाई किया जा सके। व्हाट इज अ स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या है? जैसे कि मैंने आपको अपने एक पहले लेक्चर में भी बताया था कि 2 तरह की बेसिक स्टेटमेंट्स है, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। इनकल्पेटरी क्या होती है, एक्सकल्पेटरी क्या होती है, ये मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं। स्टेटमेंट फाइंड नो मेंशन इन एक्ट, बेसिकली इसको एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया। द टर्म नॉट ओनली इंक्लूड्स व्हाट इज एक्सप्रेसली स्टेटेड देयर इज बट आल्सो अ नेसेसरी implied therefrom it must be deemed to contain by implication with even omission provided they can be construction to demand to be a part of statement in writing itself। ऐसी स्टेटमेंट जो कोई शख्स खुद से लिखता है और लिखकर कोर्ट के अंदर सबमिट करवाता है। व्हाट इज कंट्राडिक्शन? कंट्राडिक्शन क्या है? एक तजाद, मुखालिफ बात, एक बात के दूसरे के ऊपर मुखालिफ आ जाना, या पहले कोई और बात की गई और दोबारा अपनी ही बात से बदल जाना, कंट्राडिक्शन आ जाना उस बात के अंदर। व्हेन अ प्रीवियस स्टेटमेंट and evidence in court are so inconsistent and irreconcilable with each other, यानी कि जो पहले बात कही गई और जो अब बात कहेगी उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी है, उसके अंदर तसलसल नहीं है, उसके अंदर एक वे नहीं है, एक प्रॉपर वे में वो बात नहीं की गई, या वो इनरिकॉन्सिबल, नाकाबिल मुसाहलत बात है, उसके अंदर कोई मसलहत नहीं हो सकती, उसको मैच नहीं किया जा सकता, उसके एक साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं रखा जा सकता, उसके एक स्टेटमेंट के अंदर नहीं लाया जा सकता। कल वो बात कर रहा है शाम टाइम मर्डर हुआ, आज वो बात कर रहा है रात टाइम मर्डर हुआ, कल वो बात कर रहा था सुबह टाइम कत्ल हुआ, आज वो बात कर रहा है शाम टाइम कत्ल हुआ था, तो उसकी अपनी स्टेटमेंट के अंदर ही तजाद है, उसकी अपनी स्टेटमेंट ही एक दूसरी स्टेटमेंट के मुखालिफ है, पहले कुछ और का अब कुछ और का, तो यहां पर कंट्राडिक्शन आ जाएगा। प्री रिक्विजिट इन कंट्राडिक्ट, जरूरी अनासर क्या है कंट्राडिक्शन के लिए, यानी कि कंट्राडिक्शन के अंदर जो लाजमी शर्त है वो क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है? स्टेटमेंट शुड बी रेलिवेंट एंड एडमिसिबल, यानी कि जो स्टेटमेंट गवाह ने दी है वो रेलिवेंट हो केस की हद तक और एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट हो, यानी कि एक स्टेटमेंट अगर उसने आज कोर्ट में सबमिट करवाई या जमा करवाई या बोली तो जाहिर बात है वो तब ही कंट्राडिक्ट होगी ना जब कोई दूसरी स्टेटमेंट वो कोर्ट के अंदर सबमिट करवाता है। तो आप ये प्ली तब ही ले सकते हो जब उसने अपनी पिछली स्टेटमेंट भी कोर्ट के अंदर सबमिट करवाई हो। अगर एक शख्स ने कोर्ट से बाहर कुछ और कहा, कोर्ट में कुछ और कह रहा है और आप डिफेंस काउंसिल ये प्ली नहीं ले सकता कि बाहर ये बात कर रहा था और आज कुछ और बात कर रहा है, तो लिहाजा जिन दोनों बातों के दरमियान आपने कंट्राडिक्शन डालना है कि जी इस विटनेस की फलां स्टेटमेंट और है आज की और है, तो उसकी दोनों स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड और बिफोर द कोर्ट सबमिट होनी चाहिए। कोर्ट के सामने वो दोनों स्टेटमेंट का आना जरूरी है, तब ही आप कंट्राडिक्शन को बिल्ड अप करवा सकते हो, कंट्राडिक्शन को डेवलप करवा सकते हो, उस विटनेस के अगेंस्ट लेकर जा सकते हो। स्टेटमेंट शुड बी प्रूव ऑन रिकॉर्ड, जो मैंने आपको पहले बताया कि ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए, प्रूफ हुई हो वो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शुड बी अवेलेबल टू अक्यूज, स्टेटमेंट जो है वो अक्यूज के पास अवेलेबल हो। एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट कैपेबल ऑफ कंट्राडिक्शन, इनकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी, इनकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी है स्टेटमेंट्स की? सबसे पहले पुलिस डायरी, स्टेशन डायरी, जो पुलिस स्टेशन की डायरी होती है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, अगर मुलजम नॉमिनेट नहीं है तो जो आइडेंटिफिकेशन परेड है उसके टेस्ट की रिपोर्ट। डाइंग डिक्लेरेशन, मुलजम या मदई मर चुका तो उसकी जो डाइंग डिक्लेरेशन है कैसे मैं मरा, किसने मुझे मारा। पंचनामा, पंचनामे की रिपोर्ट। एफआईआर जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट। साइड प्लान स्टेटमेंट अंडर 164 की जो स्टेटमेंट है सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है। रजिस्टर इन डीड, ये तमाम जो स्टेटमेंट है, तमाम जो डायरीज हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड बिफोर द कोर्ट होनी जरूरी है, तब ही आप कंट्राडिक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 66 इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 151 इंटरप्रिटेशन सेक्शन 153 एंड 155 एविडेंस एक्ट 1984। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, 87 लिखा हुआ है, 72 लिखा हुआ है, 1872। ये बहुत स्ट्रिक्टली और नैरोली इंटरप्रेट करता है इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस को। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।